हेलो डियर एवरीवन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6। इस क्लास में हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि जब एक मटेरियल का सराउंडिंग्स टेम्परेचर चेंजेस हो जाता है तब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी चेंजेस हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि दोज आर कंडक्टिंग मटेरियल, इसका सराउंडिंग्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस राइज हो जाता है। सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग देखे थे कि अगर सेमीकंडक्टर का सराउंडिंग्स टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ये सब तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 6 क्लास है उसमें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप एक टॉपिक को लेके, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये होता है कि जब एक कंडक्टर में से, मान लेते हैं कि जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तब उस कंडक्टर में हीट पैदा हो जाता है। अभी सवाल यह बनता है कि अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट क्यों जनरेट होता है, क्यों ये हीट जनरेट होता है। आज के क्लास में इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले क्लास के साथ थोड़ा रिलेटेड भी है। अगर पिछला जो क्लास है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, उस क्लास अगर आप देखे हो तो इस क्लास में ये टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाओगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जो कवरेज देता है। तो अभी चलिए देखते हैं, अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट क्यों पैदा होता है। चलिए मान लीजिए कि मैं एक कंडक्टर लेता हूं, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। तो अगर ये एक कंडक्टर है तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करवाना है। अभी देखने का बात यह है करंट फ्लो करने से इस कंडक्टर में क्या परिवर्तन आता है। तो मान लीजिए इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी आप ये तो मानोगे कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि ये एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अभी इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इधर एक ईएमएफ अप्लाई किया गया है। ईएमएफ अप्लाई किया गया है। ईएमएफ अप्लाई किया गया है, इसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ईएमएफ जो होता है ये एक फोर्स होता है। इस फोर्स को अप्लाई करने से इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसलिए होता है क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे कि ईएमएफ के बारे में एक क्लास मेरा है बेसिक में, उसमें बताया गया कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा है। तो अगर इसको किसी कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट करोगे, ये जो बैटरी है, तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज बनी हुई है, क्योंकि डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज गेन होता है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें नेगेटिव चार्ज बना रहता है।
अभी पॉजिटिव चार्ज तो छूटेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, तो दौड़ना अगर है तो इलेक्ट्रॉन को ही दौड़ना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन का चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर एक्सेस हो जाता है। तो प्रोटॉन का तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो तो दौड़ेगा नहीं। अगर दौड़ना है तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उस इलेक्ट्रॉन ही दौड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से अपनी ओर इस पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है, बल्कि ये जो फोर्स अप्लाई होता है ये फोर्स पुलिंग फोर्स नहीं बल्कि अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, and that's why electron are moving from negative terminal of the battery, क्योंकि इधर का एक अट्रैक्शन फोर्स है। ईएमएफ जो होता है बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स होता है। अभी इलेक्ट्रॉन जब इधर से मूव करने लगेगा, ये कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अभी ये जब अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अभी इधर से एक इलेक्ट्रॉन अगर पुल होके इधर चला आएगा इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो जगह है, ये जो एटम है, इस एटम का अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाता है। तब ये जो नियर बाई जो एटम है, नियर बाई एटम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जगह आके फिल अप कर देता है, तो इधर होल बन जाता है और इधर फिल अप हो जाता है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से आके ये जगह फिल अप कर देता है और ये होल बन जाता है। अभी इसका जो नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन है वो आके इस जगह को फिल अप करता है और इधर होल बन जाता है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ऑन क्लास में इसका सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो अभी मेरा एक सवाल है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है थ्रू द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर में बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है। तो ये तब ट्रेवलिंग जब होता है इलेक्ट्रॉन का थ्रू द कंडक्टर, तब उस मॉलिक्यूल के साथ फ्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि इसका एक वेलोसिटी है, ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये ट्रैवलिंग के दौरान अगर किसी भी पार्टिकल के साथ उसका फ्रिक्शन हो जाता है तो उसमें क्या बल होता है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से बाहर निकलेगा तो कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर थ्रू द कंडक्टर। अभी इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहा है तो चार्ज बाहर निकल रहा है, सिंपली चार्ज बाहर निकल रहा है। अभी चार्ज जब बाहर निकल रहा है, चार्ज जब फ्लो कर रहा है, चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी मिलता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये मूव कर रहा है थ्रू द, ये भी कंडक्टर है बल्कि थ्रू द कंडक्टर मूव कर रहा है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जब ये मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन जब छूटता है, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है, तब वो मॉलिक्यूल के साथ कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के साथ उसका फ्रिक्शन हो जाता है। अगर फ्रिक्शन हो जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि
एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है, एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर लूज कर जाता है, क्या ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी पे। तो अभी अब मान लीजिए कि आपका ये दोनों हाथ है, तो अभी इसको मूवमेंट कराओ, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। तो अभी इसको अगर कोई ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी बने रहेगा। अगर इस हाथ से इसको अब इसका मूवमेंट को ऑपोज करोगे तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि इस हाथ से आपने ऑपोज किया है। तो ऑपोज करके देखो, अपने दोनों हाथ को ऑपोज करके देखो, इसका हीट, इसका जो वेलोसिटी है वो अगर डिक्रीज कर जाएगा तो आपका ये जो पम्प है, इस पम्प में हीट पैदा हो जाएगा। करके देखो, हीट पैदा हो जाएगा। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जितना वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो वो हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा है। अभी सोचिए, जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू मूव करता है तो इसमें जितना सारा मॉलिक्यूल है, एटम, मॉलिक्यूल, सभी के सब के साथ ये इसका कोलिशन होता है, इसका फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन हो जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी साथ में लेके चल रहा है। अभी इसको आप ऑपोज करोगे तो एनर्जी लूज करेगा, उधर ही लूज करेगा। तो किसमें लूज कर रहा है? अभी ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ऑपोज कर रहा है इसका मॉलिक्यूल के साथ। उसका जो फ्रिक्शन, वो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको घटा रहा है। अगर घटा रहा है तो ये एनर्जी किधर जा रहा है? एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी इसमें यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी इसमें डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। अब फ्रिक्शन तो करके देखो, किसी भी फिजिकल फ्रिक्शन का जो रिजल्ट होता है ये होता है फिजिकल फ्रिक्शन। फिजिकल फ्रिक्शन का जो रिजल्ट होता है वो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए इस कंडक्टर में हीट पैदा हो जाता है। अभी इस हीट कितना पैदा होता है? ये हीट जो पैदा होता है इसके बारे में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस यानी कि सिंपल सा आंसर होगा आपका कि रेजिस्टेंस जो है ऑपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द करेंट बाय अ कंडक्टर बाय अ सर्किट। ऑपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द करेंट बाय अ कंडक्टर और बाय अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैं भी मानता हूं। तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो ऑपोजिशन ऑफर करता है अगेंस्ट द कंडक्टर, क्यों ये होता क्या है? क्यों इस ऑपोजिशन आता है कंडक्टर में? अगर ये ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। जैसे कि आपका हाथ का मूवमेंट करो, इसके अगर ऑपोजिशन नहीं है तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर ऑपोजिशन आ जाएगा तभी इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसमें भी ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो ये इसमें हीट पैदा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा और इधर वो काइनेटिक एनर्जी जितना लूज कर रहा था ना वो लूज नहीं करेगा। तो लूज अगर नहीं करेगा तो वो एनर्जी रह जाएगा, उस एनर्जी को वापस लेके आएगा। अभी देखो, अगर इधर आपका ऑपोजिशन ही नहीं है तो ये आइडियल कंडक्टर माना जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल में नहीं होता है। तो आइडियल कंडक्टर अगर माना जाएगा तो जितना सारा इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेस है
वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इधर चला आएगा, क्योंकि ऑपोज करने वाला कोई नहीं है इधर, ऑपोजिशन है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द कंडक्टर, इसका एक लिमिटेशन भी रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे कि I इक्वल्स टू V बाई आर। तो ये R के कारण R अगर जीरो हो जाएगा तो I का क्या वैल्यू आएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा। बहुत सारा करंट इसमें से अगर फ्लो होने लगेगा तो इसमें क्यों होने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेस है भाई। तो अभी चलो देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर भी अगर आपको याद नहीं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एम एल बाई एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और सर्किट, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ जो होता है, पिछले क्लास में इस टाउ के बारे में बहुत डिस्कस किया गया था, तो टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये सब कैरेक्टर की वजह से इसमें रेजिस्टेंस रहता है। तो उसमें मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन का एक मास भी है। तो अगर मास है तो फ्रिक्शन तो होना ही है, क्योंकि अब इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल भी है। अगर रेजिस्टेंस लेस होना है, फ्रिक्शन लेस होना है, तो इसमें मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, तभी संभव है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा भाई। तो इसीलिए इसमें ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। अभी चलो, रेजिस्टेंस जब ऑफर्ड होता है तो हम इसमें हीट पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये एग्जांपल मैंने दिखाया। अगर इसका जो काइनेटिक, इसका जो वेलोसिटी है, इसको अगर ऑपोजिशन लाओगे तो हीट ही पैदा होगा। आपका ये जो पंप है, इस पंप में हीट ही पैदा होगा। अब ये चलिए कि कितना अमाउंट ऑफ हीट इसमें गेन होगा। जो हीट जो गेन होगा ना, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हीट जो है ये डिपेंड करता है, हीट प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर की साथ। ये तो मालूम पड़ गया कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना हीट डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा करंट का मतलब क्या होता है, ज्यादा करंट का मतलब होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा और उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर रेट से हीट प्रोड्यूस होता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है। क्यों नहीं होगा, जितना देर तक आप उसमें से करंट फ्लो करवाओगे उतना ही हीट डेवलपमेंट होगा। तो ये टाइम के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आप कहोगे कि सर हीट तो रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली है, क्योंकि जितना कंडक्टर के द्वारा जितना ऑपोजिशन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर फ्रिक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना हीट बढ़ेगा। लेकिन आप अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके पास एक फिक्स्ड डायमेंशनल कंडक्टर होगा। अगर फिक्स्ड डायमेंशनल कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि आप उसका लेंथ नहीं चेंज कर रहे हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो रेजिस्टेंस, जनरली रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इन केस ऑफ अ फिक्स्ड डायमेंशनल कंडक्टर।
जब आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे, घटाओगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करोगे, तब इसका हीट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि तब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो अभी आप ये भी सवाल करोगे कि अगर I की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर टाइम के साथ हीट प्रोड्यूस बढ़ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने के कारण इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन इस मैटर को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस का परिवर्तन आता है वो उतना ज्यादा नहीं, इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं इन दैट केस। अभी अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते हो तो इसको कंडक्टर को चेंज कर दो। अब ऐसा कुछ मटेरियल लो जिसका 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तभी आप मान जाओगे कि अगर इसका 0 यानी कि मैंगनीन हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, अगर ये सब मटेरियल के ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस का वैसे भी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंजेस होता है। तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड बेसिकली नहीं करता है अगर डायमेंशन फिक्स्ड होगा। तो अभी चलिए H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड R होता है, तो अभी H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड T होता है, तो H इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनल साइन उठाना है हटाना है तो क्या करोगे, आप इधर एक कांस्टेंट लेके आओगे ना, I स्क्वायर, तो कांस्टेंट मैंने मान लिया, R कांस्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है इन केस ऑफ फिक्स्ड डायमेंशनल कंडक्टर। तो ये इस R को लेके आओ एंड T, ये हो गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला, यानी कि जितना हीट एनर्जी कंडक्टर में डेवलप होगा वो होगा I स्क्वायर R एंड T इस फॉर्म में। तो ये हो गया आपका एनर्जी का इक्वेशन, कितना हीट उधर डेवलप होगा इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी चलिए थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। मान लीजिए कि इधर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा पास एक लैंप है, एक लैंप को आपने एक सर्टेन पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो अभी इस लैंप का जो रेटिंग है मान लीजिए कि वो 200 वोल्ट है और 200 वाट भी है, तो इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, V स्क्वायर बाई W होता है, तो V स्क्वायर बाई W यानी कि 200 इंटू 200 डिवाइड बाई W है 200, तो ये हो जाता है 200 ओहम रेजिस्टेंस। तो इसमें 200 ओहम रेजिस्टेंस है, इधर आप 200 वोल्ट अप्लाई करोगे तब ये 200 वाट पावर कंज्यूम करेगा। कैसे? क्योंकि इसका जो I है, I इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज आपने 200 दे ही दिया और इसमें रेजिस्टेंस कितना हुआ फाइंड आउट कर लिया, 200 है, तो इसमें 1 एम्प्स करंट फ्लो होने लगेगा। 1 एम्प्स अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो ये 200 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो अभी इसको अगर हम लोग 400 वोल्ट दे देंगे तो क्या होगा, 400 वोल्ट अगर दे देंगे तो ये लैंप फ्यूज हो जाएगा, ये लैंप कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो वोल्टेज रेटिंग है, ये वोल्टेज रेटिंग 200 है, हम लोग ज्यादा वोल्टेज दे दिए इसलिए लैंप फ्यूज हो गया। लेकिन असल में होता क्या है,
असल में जो होता है 400 वोल्ट की वजह से लैंप नहीं फ्यूज हुआ, बल्कि इसमें करंट फ्लोइंग जो कैपेसिटी था वो था 1 एम्पियर। अभी जब आप 200 वोल्ट इसको अप्लाई कर रहे हो, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इक्वल्स टू V/R। जैसे कि V आपने 400 दे रखा और रेजिस्टेंस उसका 200 ही है, क्योंकि इसका मैंने कुछ चेंजेस नहीं लाया, तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर अगर करंट फ्लो होने लगेगा, इसका 1 एम्पियर फ्लो होने से ये 200 वाट पावर कंज्यूम होता है। अगर 2 एम्पियर फ्लो होने लगेगा तो इसमें पावर कंज्यूम कितना होगा, पावर कंज्यूम आपका W इक्वल्स टू V इंटू I होता है। देखो V आपने दे दिया 400, I दे दिया 2 एम्पियर, तो 800 हो जाएगा। तो 800 अगर पावर कंजम्पशन हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो इस रिलेशन से क्या मालूम पड़ता है कि करंट अगर 2 से 4 हो जाएगा, अगर करंट 2 से 4 हो जाएगा तो हीट उसका स्क्वायर रेट में से बढ़ेगा, स्क्वायर रेट के हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर हीट बढ़ जाएगा, ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म होने से ये मेल्ट हो जाएगा। अभी क्यों मेल्ट हुआ ये, क्योंकि इसका जो फिलामेंट था, लैंप का जो फिलामेंट था, वो 1 एम्पियर करंट ही इसके थ्रू पास करने के लिए कैपेबल है। अभी आप क्या कर रहे हो, इसमें से 2 एम्पियर पास करवा रहे हो। 2 एम्पियर पास करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो डबल कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर डबल कर दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का पैसेज भी रहना चाहिए। अगर पाथ इतना क्लोज होगा, क्रॉस सेक्शन इतना छोटा होगा और इसमें से आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को पुश करोगे, तो ये क्या होगा, इसका वो कैपेबिलिटी है, इसमें ज्यादा हीट हो जाएगा। ज्यादा हीट हो जाएगा तो ये हीट को डिसिपेट नहीं कर पाएगा, हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इतना छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया में उतना ज्यादा हीट डेवलप होने के कारण ये फिलामेंट जो है ये फ्यूज हो जाएगा। तो ये फिलामेंट जो फ्यूज हो जाता है, लैंप जो फ्यूज हो जाता है, उसका कारण वोल्टेज नहीं बल्कि करंट है, क्योंकि उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होने लगेगा तो वो ज्यादा हीट, उसका स्क्वायर रेट के हार में वो हीट डेवलप करेगा। हीट डेवलप करने से हीट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा दोगे तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस फॉर्मूला इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो इसमें वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का नेसेसरी पाथ, नेसेसरी एरिया आपने प्रोवाइड कर दिया, तो हीट ज्यादा होगा, डेफिनेटली हीट ज्यादा होगा। तो जितना हीट ज्यादा डेवलप होगा तो हीट डिसिपेट भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। तो अगर छोटा क्रॉस सेक्शन रहेगा तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, तो इसमें हीट ज्यादा होने के कारण ये लैंप टूट जाता है। तो आपने तो समझ गए होंगे कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर क्यों हीट होने लगता है। इस हीट एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं वेरियस फॉर्म में, इसको हम लोग यूटिलाइज करते। जैसे कि मान लीजिए एक फिलामेंट लैंप है, जैसे कि फिलामेंट लैंप ग्लो कर रहा है, तभी हम लोगों को उसका जो लाइट मिल रहा है। मान लीजिए कि एक हीटर है, हीटर हीट हो रहा है, इसके वजह से हम लोगों को वो टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर के थ्रू हम लोग हमारा काम कर लेते हैं। तो ये है
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर में से हो या अप्लायंस में से हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट पैदा हो जाता है। और ये हीट क्यों पैदा होता है शायद आपको पता चल गया, तो इसका स्कोप अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिए, और समझ में आया है कि नहीं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।